अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम सर, क्या हाल है सर? ठीक है, आप ठीक हैं? खैर खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। और सोए बीच में कहीं? जी लेक्चर स्टडी किया है आपने? अच्छा, और कैसा लग रहा है आपको 5:30 बजे क्लास? सर जी बहुत आसानी लग रही है, वरना सुबह नहीं उठा जाता। ये सर अभी फ्रेश फ्रेश। फ्रेश लग रहे हैं? जी सुनिए, क्या याद रखेंगे कभी आपने 5:30 बजे की क्लास? सही बात, जिंदगी में पहली दफा उठे। सर सुबह सुबह दिमाग सही चल रहा होता है। आप दिमाग सही चलते, लेकिन इतने सुबह सवेरे भी सही नहीं जी चलते। 12 ये कभी कभी होता है। एक मिनट हम वेट करते हैं ताकि 16 बंदे हो गए हैं बाकी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो जो ज्वाइन करता है बीच में तो फिर हम उनको चेंज देंगे। अच्छा, आपका ये आज जो डिस्कशन हम करेंगे तो ये लास्ट लेक्चर है, ऑनलाइन लेक्चर 16। और आपके कोर्स का लास्ट टॉपिक है फ्रॉम द चैप्टर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये नॉर्मली आपने कुछ ही में इसके बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं इस इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम में, लेकिन ये आप कह सकते हैं थोड़ा सा बिट इन डिटेल है उसके लिहाज से। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। आपकी कोई क्वेरीज वगैरह हैं तो मैं रेस्ट कर देता हूँ। जी हम नाज, आपका कोई क्वेश्चन है लेक्चर 16 के हवाले से? हाँ सर।
लेक्चर पढ़ा है आपने? यस सर। ठीक, शुक्रिया। अयाज हसन, आपको कोई क्वेश्चन है? ठीक, शुक्रिया। जी, रोल नंबर 48। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है सर। मैंने ये पूछना था कि हम एसी करंट को भी स्टोर करवा सकते हैं या सिर्फ एक ही तरीके से स्टोर करवा सकते हैं उसको डीसी में कन्वर्ट करके? नहीं नहीं नहीं, एसी को तो आप स्टोर नहीं करा सकते। असल में एसी जो है ना वो वेरिएट करता है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी वेरिएट करती है। उसके अगर आप देखें ना, जो वोल्टेज है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो है ना वो वेरिएट करता है। हाफ साइकिल में वो पॉजिटिव होता है, फिर हाफ साइकिल में वो नेगेटिव होता है। अभी अगर आप बैटरी को देखें तो उसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, वो फिक्स रहते हैं। अभी आप तभी इसको स्टोर कर सकते हैं अगर बैटरी के जो वो दो टर्मिनल्स हैं तो वो भी जो है ना हाफ साइकिल के लिए जो है ना पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला नेगेटिव, लेकिन सेकंड हाफ साइकिल के लिए फिर पॉजिटिव वाला नेगेटिव बन जाए और जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव बन जाए। तो अगर ये टर्मिनल स्विच कर सकते हैं उस फ्रीक्वेंसी के साथ तो फिर आप स्टोर कर सकते हैं, अदरवाइज जो है तो आप एसी को स्टोर नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम सिर्फ तो सर डीसी ये को जो डायरेक्ट है तो इंस्टॉल। जी जी। सर ये डायरेक्ट से होता है, जैसे जनरेट होता है हमें से सप्लाई आगे वहीं से चलता आ होता है सीधा हाउसेस तक आके खत्म होता है, मतलब ये पे इसको स्टोर डीसी की किया जा बात करें। सकता, मतलब? या नहीं सर, एसी की बात कर रहा हूँ। जैसे सर ये जनरेट हुआ टरबाइन के थ्रू, तो ये वहीं से मतलब सर चलता हुआ आके और ये सर किस पावर स्टेशन में आके वहां से आके डिस्ट्रीब्यूट होता है सर ये इसी तरह? हाँ ना, देखिए पहले जनरेशन होती है, फिर आप उसको ट्रांसमिट कराते हैं और स्टेप अप यस सर। ट्रांसफार्मर के थ्रू आप स्टेप अप करते हैं, ट्रांसमिट होता है, फिर जो है तो एक और सब स्टेशन में आके वो टर्मिनेट होता है, फिर उधर आप स्टेप डाउन करते हैं, फिर जो है तो उधर से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होती है। सही है सर। और कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, दानिश, आपका कोई क्वेश्चन है? जी दानिश, आपका कोई क्वेश्चन? जी गजनफर अब्बास, आपका कोई क्वेश्चन है? सही है, रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जरा थोड़ा बता दीजिएगा। रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए ठीक है, मैं समझाता हूँ। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी सर। देखिए ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ।
देखें ये आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये बेसिकली जो है ना रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, तो आप ये देख सकते हैं कि ये इन द फॉर्म ऑफ रिंग जो है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। आप देख सकते हैं ये जो है ना रिंग सर्कल टाइप में जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो आप देख सकते हैं ट्रांसमिशन सब स्टेशन से जो है तो आप कह सकते हैं कि एक मेन सप्लाई आ रहा है, एक मेन फीडर एफ से मैं इसको डिनोट कर देता हूँ। ये टर्मिनेट हो रही है इधर इस बस बार 1 पे। इसको अगर मैं लिख दूँ B1, फिर इस बस बार से अगर आप देखें तो फर्दर जो है ना फिर दो लाइन जो है ना वो ओरिजिनेट हो रही है, F1 और F2, दे आर आल्सो द फीडर्स। फिर इसमें अगर आप देखें तो आपके पास हर एक जो डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन है ना, यानी जो लोकल ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं हमारे घरों के बाहर, तो हर एक ट्रांसफार्मर को जो है ना सप्लाई आ रही होती है फ्रॉम द टू फीडर्स। यानी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन 1 को सप्लाई आ रही है फ्रॉम फीडर 2 एज वेल एज फ्रॉम द फीडर 3। ठीक, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन 2 से को जो है ना सप्लाई आ रही है फ्रॉम फीडर 1 एज वेल एज फ्रॉम फीडर 4। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन 3 को सप्लाई आ रही है फ्रॉम फीडर 3 एज वेल एज फ्रॉम फीडर 4। ये इसलिए कि अभी अगर सपोज इसमें किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन के लिए अगर कोई एक फीडर जो है तो वो फॉल्टी हो जाए, यानी अगर DSS1 के लिए फीडर 2 फॉल्टी हो जाए, तो आप इसको सप्लाई दे सकते हैं फ्रॉम फीडर 3। वो किस तरह? थ्रू दिस लाइन, ये मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी ये ट्रांसमिशन सबस्टेशन, फिर फीडर 1, फिर फ्रॉम फीडर 1 टू फीडर 4, और फिर फ्रॉम फीडर 4 टू फीडर 3। इस तरह जो है आप इसको सप्लाई दे सकते हैं। इसी तरह अगर फर्ज करें DSS3 में कोई एक फीडर जो है तो वो यानी फेल कर जाए, यानी फॉर एग्जांपल F4 अगर फेल कर जाए, फॉल्ट कर जाए, तो फिर आप इस DSS3 को आप सप्लाई दे सकते हैं फ्रॉम द ट्रांसमिशन सबस्टेशन विया फीडर 2 एंड फीडर 3। तो दिस इज बेसिकली अ रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इस तरह अगर इस सिस्टम को मैं कंपेयर करूं विद अ पैरेलल फीडर सिस्टम, तो ये बेसिकली पैरेलल फीडर सिस्टम में ड्रॉ कर रहा हूं। पैरेलल फीडर सिस्टम में हम क्या करते हैं कि इसमें हम ट्रांसमिशन सबस्टेशन से इससे हम जो पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या पावर जो हम कन्वे करते हैं टू द डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन, ये अगर आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन होगा DSS, तो ये हम करते हैं थ्रू टू फीडर्स, यानी ये दिस इज F1 और दिस इज F2। इसमें भी इन केस अगर एक के ऊपर फॉल्ट आता है तो आप, यानी अगर F1 पे फॉल्ट आता है तो आप फिर करंट या पावर सप्लाई कर सकते हैं थ्रू F2। अभी डिफरेंस क्या है इस रिंग मैन और इस पैरेलल फीडर में? तो देखें इस पैरेलल फीडर में ये आपके पास देख सकते हैं कि इस फिगर में एक ही डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन कनेक्टेड है अक्रॉस द टू फीडर्स। अभी अगर इसके साथ में एक दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन जो है तो मैं लगाऊं, यानी इसको मैं नाम कर देता हूँ DSS2 सपोज, और दिस इज DSS1, और इन दोनों से फिर जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर जो 3 फेज 4 वायर सिस्टम है वो जो है तो ओरिजिनेट करने हो। तो आप देख रहे हैं कि इधर एक ही बस बार है, और एक बस बार के अक्रॉस अगर आप दो डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन लगाएं तो फिर आपके पास जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन है ना वो ज़्यादा होगी। मतलब ये आप कह सकते हैं कि जो आपके पास वोल्टेज ड्रॉप होगा या जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन है, या आप कह सकते हैं जो वो लो वोल्टेज है, या आप कह सकते हैं ओवरलोडिंग है, वो जो तो ज़्यादा होगी इन केस ऑफ दिस पैरेलल सिस्टम। ऑन द अदर हैंड इस रिंग मैन में आप एक ही बस बार के अक्रॉस जो है ना आप एक ही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप लगा रहे हैं, और फिर इसी तरह जिस तरह पैरेलल फीडर में एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को दो फीडर जो है तो फीड कर रहे हैं, तो इधर भी दो फीडर जो है तो फीड कर रहे हैं एक ही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। तो इस केस में जो ओवरलोडिंग है या आप कह सकते हैं जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन है वो मिनिमम होगी, आप कह सकते हैं नेग्लिजिबल होगी एज कम्पेयर टू द पैरेलल फीडर सिस्टम। तो इसलिए रिंग मैन जो है तो ये बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू द पैरेलल फीडर। ऑन द अदर हैंड अगर इस रिंग मैन को अगर आप देखें तो रिंग मैन में इस ट्रांसमिशन सबस्टेशन से एक ही सप्लाई आ रही है टू द बस बार,
तो क्या ये भी हो सकता है अगर ये ट्रांसमिशन सबस्टेशन ही फेल कर जाए, तो फिर अगर ट्रांसमिशन सबस्टेशन फेल कर जाए तो इस पूरे रिंग मेन को जो सप्लाई है वो फेल कर देगी। इसलिए फिर हम इसके बरक्स एक और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, दैट इज नोन एज द इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें हम दो ट्रांसमिशन सबस्टेशन जो है ना वो बेसिकली हम कनेक्ट करते हैं अक्रॉस दिस बस बार, यानी इसको आप कह रहे हैं ट्रांसमिशन सबस्टेशन 1 और ट्रांसमिशन सबस्टेशन 2। दिस इज नाउ इंटरकनेक्टेड सिस्टम। इसमें अगर एक ट्रांसमिशन सबस्टेशन फेल करता है तो फिर आप इन लोड्स को जो है सप्लाई दे सकते हैं फ्रॉम द सेकंड ट्रांसमिशन सबस्टेशन। तो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस। होप यू अंडरस्टैंड। यस सर, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन आपका है? नहीं सर। शुक्रिया। जी अरीब अहमद, आपका कोई क्वेश्चन है? जी अरीब नहीं अहमद। सर, अभी तक सर कोई क्वेश्चन नहीं, अभी थोड़ा सा रह गया, वो मैं भी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आपको समझ आ रही है लेक्चर की? जी सर। गजनफर अब्बास, आपका कोई क्वेश्चन? सर जी पूछ लिया था अभी वो रिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाला। अच्छा अच्छा, हमादुर रहमान। जी हमादुर रहमान। जी हिस्कील सैयद, आपका कोई क्वेश्चन? हिस्कील सैयद। जी हुसैन नवाज, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप टाइप कर सकते हैं काइंडली। जी मीनवाइल मैं खुशाल खटक, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकती हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, ठीक हैं? यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। जी खुशाल। सर जैसे कि अभी आपने बताया था कि गजम्फर को कि अगर फीडर फोल हमारा फेल करता है तो जो ट्रांसमिशन होगी वो फीडर 2 और 3 के मतलब उससे होगी। पीरियड टू, जी तो, जी। तो सर ये फीडर 1 फिर उसका मतलब क्या काम होगा उस टाइम पे? वो कोई काम नहीं आएगा मतलब हमारे? एक मिनट, आप ये फिर स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? यस सर। आप काइंडली इस पे ज़रा बता सकते हैं किसकी बात कर रहे हैं आप? इस ट्रांसमिशन सबस्टेशन से जो फीडर आ रहा है? हेलो सर अगर यही सर अगर हमारा तो जी, ये इस एफ की बात कर रहे हैं? यस सर। सर अगर ये अगर हमारा ये F3 जो है F4 हमारा फेल करता है तब? F4 जी यस जी। सर। हाँ तो सर फिर ये जो ट्रांसमिशन होगी ये F2 और F3 के जरिए कैसे मतलब? बिल्कुल, फिर इस डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन 3 को जो पावर मिलेगी ना, डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो वो थ्रू F2 और F3 होगी। देखें ये जो है ना, ये मेन बस बार है, इधर जो है ना ट्रांसमिशन सबस्टेशन से पावर आ रही है। फिर इधर से चूंकि बस बार इट एक्ट्स एज अ नोड, ठीक, इस पे मेन पावर आ जाती है। फिर इधर से जो है ना आप फिर वेरियस लाइंस के थ्रू जो है तो उससे पावर जो है तो आप ट्रेस करते हैं, ट्रैक करते हैं। तो ये है कि फिर इधर जो अगर F4 फेल करते हैं तो फिर आप पावर जो है ना आप टेक कर सकते हैं फ्रॉम दिस बस बार थ्रू F2, एंड फिर F2 से आएगी फिर इस बस बार पे, इसको अगर हम कर दें बस बार 2, और फिर इस बस बार 2 से फिर F3 जो है तो लेके आएगा इस बस बार 3 के ऊपर, और फिर 3 बस पे। बार 3 से जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन 3। अच्छा ठीक है सर। और कुछ? नो सर, थैंक यू। जी मोहम्मद फैजान, आपका कोई क्वेश्चन? जी सर, ये आप पूछ रहे हैं, ये आप बता रहे थे कि फीडर के अंदर पावर ट्रांसमिशन का, तो ये नहीं समझ फीडर के अंदर पावर ट्रांसमिशन का ये ऐसी क्या समझते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन आपने शुरू में बताया था।
आप अपना क्वेश्चन रिपीट करें, मुझे समझ नहीं आई। सर ये फीडर डिस्ट्रीब्यूशन में आप 2 पॉइंट्स बता रहे थे ना, एक था ये डिस्टेंस का और दूसरा था पावर अच्छा, ट्रांसमिशन पावर का। ट्रांसमिट, अच्छा, देखें जी जी फीडर ये असल में है ना इसकी लेंथ के ऊपर के फीडर जो है ना या सॉरी इस पे जो वोल्टेज है, सॉरी उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो देखें फीडर पे वोल्टेज जो है ना, जिस तरह ट्रांसमिशन लाइन पे वोल्टेज है, तो इसी तरह फीडर पे जो वोल्टेज है वो भी डिपेंड करते हैं ऑन द डिस्टेंस जो आप कवर कर रहे हैं, मतलब जितनी लेंथ ऑफ फीडर आते हैं, जितनी डिस्टेंस ज़्यादा होगी उतनी डेफिनेटली जो है तो लेंथ ऑफ फीडर जो है तो ज़्यादा होगी। अभी देखिए लेंथ जो है ना, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए लाइन या कंडक्टर जो है ना, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है टू द लेंथ ऑफ द लाइन या कंडक्टर की। तो अभी अगर आप लेंथ ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा करते हैं, कवर करते हैं, तो मीन्स लेंथ ज़्यादा होगी, लेंथ ज़्यादा होगी तो मतलब इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। अभी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली फिर आई स्क्वायर आर लॉसेस ज़्यादा होंगे। तो इसलिए अभी फिर आपने वोल्टेज जो है तो आपने स्टेप अप कर यानी ज़्यादा रखना होगा, ताकि आप वेरी ऑफ करंट जो फीडर में फ्लो कर रहे हैं ताकि वो लो हो और आई स्क्वायर आर लॉसेस क्या हो, कम हो। दिस इज रिगार्डिंग द डिस्टेंस। सेकेंडली पावर ट्रांसमिटेड भी यही है, अगर आप ज़्यादा पावर ट्रांसमिट कराना चाहते हैं तो P इज़ बेसिकली इक्वल टू वी आई, तो ज़्यादा पावर होगी तो डेफिनेटली ज़्यादा करंट होगा। तो इस केस में भी अगर आपने करंट को मिनिमम रखेंगे तो आई स्क्वायर आर लॉसेस कम होंगे। तो इसलिए करंट को मिनिमम रखने के लिए अपने वोल्टेज जो है तो स्टेप अप करना होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जो वोल्टेज ऑन द फीडर जो है तो वो डिसाइड करती है। जी फैजान, समझ आ गई आपको? सर आप फिर प्राइमरी एसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन थी उसके अंदर आप बता रहे थे कि इंडस्ट्रीज हैं वो 11 किलोवोल्ट जो है सप्लाई लेती हैं, लेकिन वो तो आ रही होती हैं डेल्टा कनेक्टेड के अंदर, और डेल्टा कनेक्टेड में न्यूट्रल होता नहीं है। तो ये इंडस्ट्रीज न्यूट्रल किस तरह से लेती हैं? देखिए उसके इंडस्ट्रीज के अंदर फिर अपना डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन होता है। जिस तरह आपके घरों के बाहर ये डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन लगा हुआ है ना, ट्रांसफार्मर, जी जी तो इसी तरह फिर इंडस्ट्रीज के अंदर फिर अपना सबस्टेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। वो फिर जो है तो न्यूट्रल वो चीज़ें जो है तो जनरेट करते हैं, उनके अंदर फिर अपने ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, लेकिन वो अपने लिहाज से फिर स्टेप डाउन करते हैं, यानी जो वोल्टेज उनको रिक्वायर्ड है। और सर ये ट्रांसफार्मर के अंदर आप कह रहे थे कि ट्रांसफार्मर से 4 वायर्स निकल रही होती हैं, लेकिन मैंने अभी देखे तो 5 निकल रही हैं। ट्रांसफार्मर से 5 निकल रही है? जी ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? सर इसके घर के सामने लगा हुआ है। सर ये सामने से गुजारी हैं 5 लाइनें वर्टिकली। ट्रांसफार्मर से 5 तारें निकल रही हैं। पुरानी ना लगी, छोड़ दी। सर इसकी तस्वीर इसमें लेके कुछ अजीब है इसमें। देखें शायद एक वायर जो है ना वो इसकी अर्थ की हो, वो नीचे जमीन के में कनेक्ट होगी, अर्थ। अच्छा हाँ अच्छा। और ना, सर ये जो एक देखें, एक तो 4 तार हो गई ना, 3 फेज हो गए, एक न्यूट्रल हो गया जो ट्रांसफार्मर से बाहर निकल रहे हैं। एक जो है ना उसकी बॉडी को इन्होंने अर्थ किया होता है जमीन के अंदर, वो वायर आती है नीचे फिर कनेक्ट होती है एक आप कह सकते हैं क्या किसके साथ, एक रॉड के साथ, फिर रॉड जो है तो डिप किया होता है इनसाइड, बरीड किया होता है इनसाइड अर्थ, तो वो अर्थिंग के लिए बेसिकली। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि वो फ्लो कर रही है इस तरह क्या कहते हैं पोल के ऊपर, तो फिर उसकी तो मुझे समझ नहीं इस तरह। चलें फिर मैं आपको तस्वीर भेज दूंगा। चलिए ठीक है, लेकिन ट्रांसफार्मर की भी तस्वीर भेजें ताकि उससे जो वायर निकल जाए वो भी हम देखें। ठीक है। और सर ये जो आप 4 वायर्स को बता रहे थे, ये सारी होती हैं पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं, जा रही होती हैं? देखें ये जो है ना किस तरह, क्या मतलब पैरेलल में कनेक्टेड जा रही है? तो ये आप बता रहे थे कि पैरेलल, अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं, मतलब ये जो फेजेस होते हैं। देखिए ये फेजेस जो है ना, इस तरह इधर मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ, तो स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? जी सर। देखिए ये जो है ना, इससे जो आउटपुट में कनेक्शन जाती है ना वो इन द फॉर्म ऑफ वाई जाती है।
तो वाई में आप देख सकते हैं 3 फेजेस होते हैं, फेज ए, फेज बी और फेज सी, और इस तरह एक जो है ना न्यूट्रल वायर होता है एंड। तो ये बेसिकली वो 3 वायर्स हैं, यानी फेज ए, फेज बी, फेज सी, और इस तरह चौथा जो तार है दैट इज ऑफ द न्यूट्रल। तो अभी ये इस वाई कनेक्शन से बेसिकली जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी है ना वो कनेक्टेड होते हैं इन वायर। तो उस वाई में फिर 3 फेजेस होते हैं और एक न्यूट्रल होते हैं, तो वो उनके साथ वो वायर्स कनेक्ट करके वो जो फ्लो करते हैं, तो देट आर बेसिकली द 3 फेज 4 वायर सिस्टम जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। फिर वो आपको पता है कि वाई के अंदर जो है ना वोल्टेज वो किस तरह होते हैं, करंट जो है तो किस तरह होते हैं। जी फैजान सर मैंने आपको एक पिक भेजी है, वो देखें। किस चीज़ पे भेजी है आपने? वही जो वायर्स की थी। मैंने टीम्स पे भेजी। जी जी फैजान बाहर से देख के आ गया वो तस्वीर। कुंडा में डाला हो किसी ने ट्रांसफार्मर साथ, पता भी कोई नहीं। नहीं मैंने कहा फैजान बहुत तेज है, बाहर से तस्वीर लेके आ गया है। ये किधर मिलेगा ये तस्वीर? टीम्स पे होगा? जी जी सही सही चैट में आया होगा। चैट में? एक मिनट में देखता हूँ। ये जो लेफ्ट साइड पे चैट लिखा हुआ है ना, इसमें आया होगा। एक सर अभी तक सेंड ही नहीं हुई है। हाँ भाई ये तो कुंड है। इसमें ट्रांसफार्मर कहाँ है? किधर है? ये जो खंबा है ये रहा। तो अरे खंबा है। ये तो खंबे, अब ये खंबा है। ये तो कुछ और वायर्स भी गुजर रही हैं, केबल सेबल्स। ये कुंड है। लंबी लंबी। यस सर मुझे भी यही लग रहा है, बिजली की तारें नहीं है, ये केबल्स की तारें हैं कुछ जो घरों पे जा रही सिग्नल के लिए। पता नहीं, लेकिन इसके मुझे समझ नहीं आ रही है क्या है, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मली इस तरह चले, ठीक है देख लो तो इससे कंफर्म करके पूछ लेते हैं। चलो ठीक है। ये कुंड है। सर वैसे एक सवाल है इसके रिलेटेड नहीं है, लेकिन सर ये कुंडे वाली बात कैसे वर्क करती है जब ये चोरी करते हैं तो? मेन लाइन से किस तरह स्टील करते हैं? ये इसी तरह वर्क करती है ना। कुंडा इसी तरह है कि कुंडे का मिसाल जो है ना सर्विस वायर जैसी है। आप एक तार जो है ना आप फेस पे लगा देते हैं और दूसरा तार जो है ना आप न्यूट्रल पे लगा देते हैं, तो ये सिंगल फेस सप्लाई बन जाता है। और फिर वही जो है ना वायर आप लेके आके जो है ना अपने बोर्ड के साथ कनेक्ट कर लें या घर के पैनल में आप एंटर करा लें तो बस कुंडा होगा। सर उस वायर को न्यूट्रल कैसे करते हैं? वायर को न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करके करते हैं। जो न्यूट्रल आ रहे हैं ना फेज के साथ, ये इस 3 फेज 4 वायर सिस्टम में, इसमें 3 फेज होते हैं, एक न्यूट्रल होते हैं। वो पहले से न्यूट्रल नहीं होता ट्रांसफार्मर के साथ? तो उसकी वजह से न्यूट्रल है ना वाई कनेक्शन की वजह से। लेकिन मैं आपको ड्रॉ करके दे दूं। पोल पे एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, स्ट्रीट लाइटिंग। हाँ बिल्कुल, जो स्ट्रीट लाइट है ना वो भी इसी तरह है कि आप उससे जो है ना, यानी देखिए ये 3 फेज गुजर रही है, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। देखिए ये 3 फेज गुजर रही है, ये फेज ए, इस तरह ये फेज बी और ये फेज सी, और ये न्यूट्रल।
अभी अगर आपने कुंडा लगाना है तो बस यही है कि आप एक पे सी से ले लें वायर और एक जो है ना आप न्यूट्रल से ले लें, तो ये आ गई सप्लाई वोल्टेज जो है ना इस पर आ जाती है सिंगल फेज वोल्टेज, और इसके क्रॉस आप लोड को कनेक्ट कर लें तो ये बस आपका कुंडा होगा। और इसी तरह अगर आप स्ट्रीट लाइट को इस तरह कनेक्ट कर दें ना, किसी एक फेज और न्यूट्रल से कनेक्शन लेके स्ट्रीट लाइट के साथ कनेक्ट करें तो वो जो है ना सिंगल फेज सप्लाई उसकी मिल जाएगी। ठीक है सर। अच्छा, नेक्स्ट है मोहम्मद हमजा, आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर, समझ आ गई। मोहम्मद इजाज। नो सर, सर मेरा थोड़ा सा भी रहता है, वो मैंने पढ़ना है अभी। ठीक है, शुक्रिया। सैफुर रहमान, आपका कोई क्वेश्चन है? सर ये हर स्ट्रीट का अपना अलग फीडर होता है? नहीं, हर स्ट्रीट का तो अलग फीडर नहीं होता, क्योंकि स्ट्रीट का भी आप कह सकते हैं कि स्ट्रीट का इतना लोड नहीं होता कि उसके लिए तो आप एक ही फीडर लेके आते हैं। हाँ, आप कह सकते हैं कि एक कम्युनिटी का जो है तो एक फीडर हो सकता है, यानी जिस तरह भी अगर फर्ज करें आप किसी टाउनशिप में रह रहे हैं ना, या अगर हम न्यू सिटी की बात करें तो शायद उधर एक ही फीडर जो है तो यानी आके देता हो, यानी एक ही फीडर से, ठीक है, क्योंकि फीडर पे जो पावर होती है तो वो ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो आप एक स्ट्रीट में नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन ये है कि उस स्ट्रीट में फिर लोड इतना ज़्यादा हो कि वो एक फीडर से जो तो वो ले सकें, या उस फीडर पे जो पावर आ रही है वो फिर इतनी कम हो कि उसके लिए जो है तो वो क्या कहते हैं उसके इक्वल हो, क्योंकि आपने एफिशिएंसी भी देखनी है ना, इस तरह नहीं है कि आप ऐसी ज़्यादा पावर बेच रहे हो आपकी जो है ना यूटिलाइजेशन। ठीक हो गया सर। शिराज शेर, आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर, नो अभी तक नहीं। सैयद अहमद अली। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। फसी आलियान शाह, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं है। उमर शहजाद। सर कोई क्वेश्चन नहीं। उम्मे हबीबा, आपका कोई क्वेश्चन है? सर अस्सलाम वालेकुम। यस सर, ठीक। सर ये एक था क्वेश्चन कि ये जो एंड पे हमने पढ़ा है डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सर मतलब ये क्या चीज़ है? मुझे इसकी समझ नहीं आई सर। ये हम मतलब ट्रांसफ़र सर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो लास्ट टॉपिक था हमारा 2 वायर डीसी सिस्टम और 3 वायर वाला, सर हम मतलब इसमें क्या कर रहे हैं? ये हम ये जो लोड है मतलब ये हम किसी तरह से वोल्टेज डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, या मतलब ये क्या हो रहा है? मतलब इसकी समझ नहीं आई। देखें, AC स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिंग, ठीक है ना, अल्टरनेटिंग मीन जो अल्टरनेट करते हैं रिस्पेक्टिव टाइम, जो वेरी करते हैं, और DC इज डायरेक्ट के दैट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द टाइम, ठीक। तो अभी अगर आपके एंड पे जो है ना DC है तो यू नीड DC, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है, यानी ये आप डिपेंड करता है। अगर फर्ज करें DC जो है ना एफिशिएंट है किसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो देन यू सप्लाई यू डिस्ट्रीब्यूट विया DC, या इस तरह भी हो सकते हैं कि नॉर्मली काफ़ी सारे इस तरह लोड्स हैं जो रन करते हैं DC, यानी जिस तरह देखें आपने पढ़ा होगा ये क्या कहते हैं गैस पावर प्लांट जो है, तो गैस पावर प्लांट में आपने एक इक्विपमेंट पढ़ा है उसका, डेट इज द स्टार्टिंग मोटर, जो आप इनिशियली क्या कहते हैं एक जर्क देता है, या आप कह सकते हैं एक स्टार्टर देता है टू द शाफ्ट ऑफ दैट कंप्रेसर, या आप कह सकते हैं शाफ्ट ऑफ द टरबाइन, उसको रोटेट करते हैं, फिर उस कंप्रेसर जो है तो उसकी वजह से रोटेट करते हैं, और फिर जो है तो
यानी कंप्रेशन स्टार्ट हो जाती है, तो वो स्टार्टर मोटर आपने पढ़ा हुआ। तो जो स्टार्टर मोटर है ना, दैट इज बेसिकली डीसी मोटर, और वो वर्क करते हैं ऑन द डीसी। उसको आप जब डीसी देंगे तो तभी वो काम करेगा, क्योंकि उसकी जो रेटिंग है वो है ही डीसी की, वो एसी पे वर्कआउट नहीं करता। इसलिए तो काफ़ी सारे इस तरह प्रोसेसर्स हैं, यानी जिस तरह इलेक्ट्रोलिसिस है या जो तो और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हैं, जिनके लिए डीसी जो है तो वो रिक्वायरमेंट है, वो एसी पे वर्कआउट नहीं करते। इसी तरह अगर आप ये ट्रैक्शन सिस्टम को देखें, नॉर्मली जो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स वगैरह है, तो उनकी भी स्टार्टिंग के लिए जो है ना वो डीसी रिक्वायरमेंट है। या इवन अगर आप फर्ज करें अपने कार्स वगैरह को देखें, गाड़ी को, तो जब आप गाड़ी को जो है ना स्टार्ट करते हैं, आप चाबी घुमाते हैं या उसका पुश स्टार्ट आप करते हैं, तो व्हाट हैपन्स, वो इस तरह होता है कि बेसिकली इंजन जो है ना वो जब तक आप उसका शाफ्ट जो है तो घुमाएं ना और उसको गैसोलीन और एयर प्रोवाइड ना करे फॉर द कंबस्शन, तब तक जो है ना वो स्टार्ट नहीं होता। तो अभी उस शाफ्ट को रोटेट करने के लिए यू नीड ए स्टार्टर, और वो स्टार्टर जो है ना वो बेसिकली प्रोवाइड करते थे डीसी मोटर। आपने देखा होगा उसको बेसिकली आम अगर आप मैकेनिक के पास है ना वो सेल्फ बोलते हैं बेसिकली उसको, लेकिन वो होता है डीसी मोटर है। तो वो डीसी मोटर क्या करते हैं, वो शाफ्ट ऑफ द इंजन जो है उसके साथ कनेक्ट होते हैं, और जब आप चाबी जो है ना घुमाते हैं तो फ्रॉम द बैटरी डीसी सप्लाई जाती है टू द डीसी मोटर। वो डीसी मोटर जब रोटेट करते हैं तो उसके साथ शाफ्ट ऑफ द इंजन कनेक्ट होता है, वो इंजन का शाफ्ट रोटेट करते हैं, और उसी टाइम पे गैसोलीन और एयर जो है तो इंजेक्ट करती है इनटू द इंजन, कंबस्शन होती है, वो जो इंजन है तो वो स्टार्ट करता है। तो इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए यू नीड डीसी, तो फॉर दैट यू नीड डीसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर आप आम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, अगर हम अपने लोकल यूज़ के लिए बात करें, जिस तरह नॉर्मली हमारे घर हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो डीसी अप्लायंसेज हैं ना वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं एज कम्पेयर टू द एसी। लेकिन अभी अगर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना ये एफिशिएंट है और एज कम्पेयर टू द एसी, यानी एफिशिएंट में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर ये इकोनॉमिकल भी है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से भी एफिशिएंट है, आपको इजी भी है, यानी और भी काफ़ी इस तरह यानी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि डीसी इज बेटर एज कम्पेयर टू द एसी। तो फिर आप क्या करते हैं कि जब ट्रांसमिशन सबस्टेशन में ट्रांसमिशन लाइन जो है तो वो टर्मिनेट करता है, वो स्टेप डाउन होता है ट्रांसमिशन वोल्टेज। तो जब वो स्टेप डाउन होते हैं तो उसके बाद जो है ना आप क्या कहते हैं कन्वर्टर्स जो हैं तो आप लगाते हैं। कन्वर्टर मींस दैट कन्वर्ट्स द एसी इनटू डीसी, ठीक। तो अभी उसके कन्वर्टर्स काफ़ी सारे हैं, जिस तरह रेक्टिफायर जो है तो वो कन्वर्ट करते हैं, इस तरह जो है ना ये मोटर जनरेटर की कॉम्बिनेशन जो है वो भी जो है तो कन्वर्टर है। अभी कुछ देर पहले मैंने इसके बारे में बताया या शायद कल बताया था कि मोटर जो है तो बेसिकली एक एसी मोटर होता है, उसमें एसी सप्लाई आती है, वो मोटर रोटेट करता है और उसके शाफ्ट के साथ जो है ना डीसी जनरेटर कनेक्ट होते हैं। तो वो जब मोटर रोटेट करते हैं तो द शाफ्ट ऑफ द डीसी जनरेटर जो है तो रोटेट करके वो उसमें डीसी जनरेट करते हैं, और फिर आप उसी से जनरेटर से आप डीसी लेके जो है तो उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन ये है अगर एंड पे दोबारा एसी अप्लायंसेज हैं तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो है ना आपने फिर दोबारा जो है तो फिर आपने इन्वर्टर्स यूज़ करने होंगे ताकि उस डीसी को वो दोबारा कन्वर्ट करे इन एसी, क्योंकि एट द एंड यू हैव एन एसी सिस्टम। या इस तरह मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ, लाइक द यूपीएस एट योर होम्स, या आप कह सकते हैं द सोलर सिस्टम एट योर होम्स। व्हाट हैपेंस इन अ सोलर सिस्टम या यूपीएस इज, उसको अगर आप देखें तो जो बैटरीज हैं ना वो लगे होते हैं, तो आप एसी को स्टोर नहीं कर सकते। यू नीड टू स्टोर द डीसी, एंड यू नीड टू स्टोर द पावर इन द फॉर्म ऑफ डीसी। तो आप क्या करते हैं कि जो क्या कहते हैं जब पावर आती है इनटू द यूपीएस, तो व्हाट डज द यूपीएस डू इज के वो बेसिकली उस पावर को जो है ना एसी को वो कन्वर्ट करते हैं डीसी, और फिर उस डीसी को जो है ना स्टोर करते हैं इन द बैटरी। फिर जब पावर फेलोवर करती है तो रिले इज देयर, वो स्विच करके जो है तो पावर लेती है फ्रॉम द बैटरीज इनटू द यूपीएस। वो फिर बैटरी से जब पावर जाती है यूपीएस में तो फिर उसमें इन्वर्टर भी लगा होता है, वो फिर दोबारा उस डीसी को कन्वर्ट करते हैं इनटू द एसी, और फिर वो डिस्पैच करते हैं टू द एंटायर होम, या कह सकते हैं टू द एंटायर लोड। तो दिस इज बेसिकली द रिक्वायरमेंट ऑफ द डीसी। तो वो भी एक सॉर्ट ऑफ डीसी डिस्ट्रीब्यूशन आप तो नहीं कह सकते, लेकिन एक डीसी वर्कआउट है। वी होप यू अंडरस्टैंड।
सर इसमें जो 2 वायर डीसी सिस्टम है और 3 वायर डीसी सिस्टम है, सर इसमें जैसे लोड पैरेलल लगे हुए हैं, तो ये वो लोड हैं जिनको हमने डीसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड डीसी प्रोवाइड करना है सर? बिल्कुल, अगर डीसी के क्रॉस लगे तो फिर डीसी आप प्रोवाइड करें। और सर ये जो मोटर है, ये लोड और मोटर मतलब मोटर सेपरेट चीज़ है, लोड अलग है? नहीं, ये लोड नहीं है, ये एल स्टैंड्स फॉर लैम्प। अगर आप पढ़े बुक ने तो एल स्टैंड्स फॉर एल फॉर लैम्प। अच्छा सही सर, ठीक है सर। सर इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि जैसे फीडर में तो हमारे पास 11 केवी आ रहे होते हैं ना, तो सर अगर कोई ऐसी फैक्ट्री है या कोई ऐसा कंज्यूमर है जिसको 11 केवी से ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो सर क्या हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन लाइन से ले सकते हैं कनेक्शन? मतलब हम ट्रांसमिशन लाइन से 33 केवी वहाँ फ्लो हो रहा होता है ना, तो हम 33 केवी से ही डायरेक्ट का ले लें? देखिए, आप कर सकती हैं, ये कोई यानी मुश्किल नहीं है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन अगर उधर टर्मिनेट कर रहा है तो फिर वो ट्रांसमिशन को देखें, ये सारा जो मामला हो रहा है ना ट्रांसमिशन का फिर डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आप अगर इसमें देखें तो मेनली चीज़ें जो है ना ये वोल्टेज के साथ कंसर्न कर रही हैं कि आप वोल्टेज को कम कर रही हैं, ज़्यादा कर रही हैं, तो इट मीन्स इट मेनली कंसर्न विद द ट्रांसफार्मर, आप स्टेप अप कर रही हैं, स्टेप डाउन कर रही हैं। तो अगर आप 33 केवी भी जो है तो आप किसी इंडस्ट्री को दे दें तो फिर और उनको फिर वो जो है तो रिक्वायरमेंट जो है जो भी रिक्वायरमेंट है, शायद कुछ ज़्यादा वोल्टेज रिक्वायरमेंट हो, कुछ कम लोड रिक्वायरमेंट हो, तो फिर वो अपने लिहाज से जो है तो उसको स्टेप डाउन या स्टेप डाउन कर सकते हैं, फिर अपने लिहाज से जो है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दिस इज़ द सेम जिस तरह बाकी क्या कहते हैं सिस्टम वर्कआउट कर रहे हैं, तो वो उसी तरह सिस्टम अब उधर भी जो है तो नष्ट कर सकते हैं। सही है सर। सर अभी जैसे ये बात हो रही थी ये कुंडा लगाने की बात, सर ये मैंने कभी मतलब देखा नहीं है, मतलब ये इस तरह से है जैसे हमारे जो फेज़ आ रहे हैं, ए फेज़, ए फेज़, बी, सर हम उस पे सर ये कोई स्टील की वो होती है इसके साथ हम वायर देखिए, अटैच करते हैं? ये आपको अगर आपने देखना है ना तो आप कभी गाँव वगैरह विजिट करें तो आप देख लेंगी। और सेकेंडली स्टील जो भी चीज़ हो जो कंडक्टिव हो, ठीक है, तो वो आप लगा सकते हैं। कंडक्टिव मीन्स जो मेटल्स होते हैं ना वो मेजॉरिटी ऑफ द मेटल्स कंडक्टिव हैं। सबसे बेहतरीन कंडक्टर जो है ना वो गोल्ड है, ठीक, दैट इज़ आल्सो अ मेटल। लेकिन नॉर्मली चूँकि वो एक्सपेंसिव है द गोल्ड एंड सिल्वर, तो नॉर्मली जो कंडक्टर्स के लिए जो फिर एक्सपेंसिव कंडक्टर्स यूज़ होते हैं ना वो कॉपर है, ठीक, दैट इज़ क्वाइट एफिशिएंट। तो कॉपर आप यूज़ कर सकते हैं, यानी नॉर्मली जो वायर्स मिलती हैं ना इधर बाज़ार वाले में, तो नॉर्मली कॉपर वायर हैं या कॉपर एलॉयज होते हैं, तो उन्हीं को जो है तो आप यूज़ करते हैं। आम तारे यूज़ करते हैं, क्योंकि आप इस तरह तो नहीं कर सकते नहीं कि आप प्लास्टिक उधर डाल लें, तो प्लास्टिक तो कंडक्टिव है नहीं, तो कोई चीज़ इस तरह में डालनी होगी जो कंडक्टिव होता है कि उधर से करंट जो है ना फ्लो करके उधर आए जिधर फिर आपने लोड जो है तो लगाया होता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी उस्मान, आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। नो सर, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है। तो चलें, इसके साथ जो है तो आपका जो कोर्स है तो वो एंड हो गया है। सर मैंने तो पूछना है क्वेश्चन। जी अभी सर एक तो जो फैजान वाली बात थी वो 5 वाइल्स वाली, वो एक कॉमन वो कंडक्टर भी होता है ना उसके लिए, स्ट्रीट लाइट्स के लिए, जो सारा पूरी सोसाइटी में एक ही फिरा हुआ होता है या स्ट्रीट पूरी में, वो उस पे पिक्चर पे मैंने जूम करके देखे अगर तो उस पर स्ट्रीट लाइट कनेक्टेड नज़र आ रही है। अच्छा, ठीक। जी, वो सारों के लिए एक फेज चल रहा होगा ना वो हाँ, जो तो अगर एक फेज चल रहा है तो वो किसी चीज़ से ओरिजिनेट यानी कर रहा होगा ना, किसी ट्रांसफार्मर से, इस तरह तो नहीं होता कि तो वो सर ट्रांसफार्मर वाली जगह से उन्होंने किसी एक फेज से कनेक्ट करके सारा आगे घुमा दिया होगा ना, अच्छा, फिर फिर उस शायद एक हाँ को ये इस तरह हो, अगर उसको वो एक को ऑन किसी करते एक हैं तो सारी लाइटें ऑन हो जाती हैं। हाँ सीरीज बिल्कुल, होती है। हाँ बिल्कुल सीरीज में शायद तो इस नहीं होती, तरह। पैरेलल ही होंगी, न्यूट्रल क्योंकि उन्होंने लिया हुआ और एक फेज सिर्फ चलाया हुआ है सारा साथ साथ। ना ये तो पैरेलल इसलिए हो क्योंकि ये रन कर रहा है, फिर इससे जो कनेक्शन वो ले रहे हैं ना वो भी इन पैरेलल आएंगे कनेक्शन, क्योंकि अगर आप जी एक सारी वायर इकट्ठी को रन करें। इकट्ठी ऑन होंगी सारी। हाँ बिल्कुल शायद, हाँ ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी उस पे सर नजर आ रहा है कनेक्शन, पिक्चर में अगर देखें ना तो स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन हुआ हुआ है उस पे।
हाँ बिल्कुल, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये भी फिर उन्होंने जो है ना एक फेज से कनेक्ट किया होगा ऑलरेडी, किसी और फेज से कनेक्ट करके उन्होंने चलाया हुआ है ना, फिर एक्स्ट्रा जो है तो वायर जो है तो उन्हें फ्लो करेगा। हाँ देयर इज अ पॉसिबिलिटी बिल्कुल। एक्स्ट्रा वायर लेकिन अगर आप आर्म डिस्ट्रीब्यूशन को देखें ना तो आर्म डिस्ट्रीब्यूशन से ये रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि आर्म डिस्ट्रीब्यूशन यही जो है ना 3 फेज 4 वायर सिस्टम में वो इससे नहीं है, वो ऊपर है घरों में जो उन्होंने कनेक्शन दिए हैं ऊपर वाले 3 फेज से दिए और नीचे वाले पे सिर्फ ये स्ट्रीट लाइट कनेक्टेड है। हाँ शायद बिल्कुल ये इस तरह हो सकता है, इस तरह हो सकता है, बिल्कुल आप ठीक है। और सर क्वेश्चन थे मेरे लिए तो वो पिछले लेक्चर में सर मैं बीच में कनेक्ट नहीं हो सका था, मेरा थोड़ा इशू था, तो एक सर वो स्विचिंग सर्जिस के बारे में बोलना था, ये कैसे जनरेट होती हैं और इनका सिस्टम पे क्या एडवर्स इफेक्ट क्या होता है। आपकी आवाज़ थोड़ी सी वो कर दी है, दोबारा बताएं। स्विचिंग सर्जिस सर जो नहीं होती स्विचिंग सर्जिस, ये आपकी कहने किस तरह सर ये कहते हैं जनरेट होती हैं जी, और इनका सिस्टम पे एडवर्स इफेक्ट किस तरह होता है, मतलब क्या नुकसान नहीं करती हैं। देखिए आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन दिखाई दे रही सर जी। देखें स्विच जो है ना, स्विच इज नॉर्मली दैट डिवाइस जो आप कह सकते हैं कि पावर फ्लो को जो है ना ऑन ऑफ करती है, ठीक है ना। जो आपके घर के अंदर जो बटन लगे होते हैं दीज आर आल्सो स्विचेस, ठीक। आप इसके थ्रू जो है ना पावर आप ऑन करते हैं क्रॉस लोड और ऑफ करते हैं। तो देखें जो स्विचिंग है ना, व्हाट हैपेंस बेसिकली, देखें सपोज इफ दिस इज ए कंडक्टर, ठीक, और इसमें एक सप्लाई आ रही है और सपोज दिस इज ए लोड दैट इज कनेक्टेड अक्रॉस, और सपोज इसमें हम बीच में एक स्विच भी लगा देते हैं। नाउ लेट्स सपोज कि दिस इज ए स्विच, ठीक। देखें इनिशियली अगर ये स्विच जो है ना ये क्या कहते हैं, ये स्विच ऑन है, मतलब सर्किट जो है ना वो चल रहा है, करंट जो है तो फ्लो कर रहा है क्रॉस द लोड, वोल्टेज जो है तो ये आ रही है, दिस इज आई ऑफ टी, चूंकि हम अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं, दिस इज लोड एल, दिस इज वी ऑफ टी। तो देखें अकॉर्डिंग टू द एम्पियर्स लॉ या अकॉर्डिंग टू द बायोट-सेवर्ट्स लॉ, जब भी करंट फ्लो करते हैं इन ए कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। ये आपने पढ़ा होगा, दिस इज बेसिकली द मैग्नेटिक फील्ड, या आप कह सकते हैं कि दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स यानी द लाइन ऑफ फोर्स। देखें अभी अगर ये करंट अल्टरनेटिंग है ना तो डेफिनेटली ये फ्लक्स जो है ना ये भी अल्टरनेटिंग होगा, दिस इज द फाई ऑफ टी, ठीक। नाउ वी नो अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है, this induced voltage is directly proportional, या हम कह सकते हैं कि this is equal to n, that is the number of turns basically, or into the rate of change of magnetic flux, ठीक। this is the equation. now अभी अगर इस सर्किट की हम बात करें ना तो इसमें अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को देखें तो ये आपके पास सिंगल वायर जा रही है, तो मीन द n is in this case is equal to 1. On the other hand, the d phi by dt, अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कब होगा? देखें इनिशियली ये स्विच जो है ना क्लोज है, करंट फ्लो कर रहे हैं, द फ्लक्स इज देयर, ठीक। लेकिन एज सून एज यू टर्न ऑफ द स्विच, मींस कि आप इस स्विच को ऑफ कर देते हैं, तो इट मींस कि जो करंट सप्लाई है वो आप सीज कर जाते हैं, ठीक है ना, यानी देन देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट। अभी अगर करंट सप्लाई सीज करेगा तो दिस फाई जो प्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज प्रोड्यूस ड्यू टू द फ्लो ऑफ दिस करंट, तो डेफिनेटली ये फाई भी क्या करेगा, सीज करेगा। इसी तरह जी, अच्छा अभी अगर ये सीज करते हैं तो इनिशियली देयर वाज ए हाई फ्लक्स और फिर एकदम जो है ना फ्लक्स सडनली कोलैप्स कर जाए, तो अगर हाई फ्लक्स और सडनली नो फ्लक्स हो तो देयर इज ए क्वाइट ह्यूज अमाउंट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या करेगा, दिस विल इंड्यूस ए वोल्टेज इन दिस सर्किट, ठीक है ना। और वो जब वोल्टेज क्रिएट होंगे तो वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा इस सर्किट के ऊपर, एंड नाउ दिस ओवर वोल्टेज इज नोन एज द वोल्टेज सर्ज,
and now the surges are due to the switching. ठीक है ना, ये तो एक this due to a single wire होगा। अभी लेट सपोज अगर हम इस वायर की जो इंडक्टेंस है ना वो बढ़ा दें, तो now here we already know that the induced voltage is equal to N into d phi by dt। अभी इधर अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को देखें तो नंबर ऑफ टर्न्स आपके साथ काफी ज्यादा हैं, तो इस केस में अगर यही फिनोमेना हो जो हमने इधर डिस्क्राइब किया, तो इधर जो induced voltage होगा ना, that will be quite high as compared to this circuit, because here is the number of turns is equal to 1 and here is the number of turns greater than 1। तो इसलिए इधर जो induced voltage होगी वो भी ज्यादा होगी और जो voltage surge है वो भी काफी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो this is now the switching circuit। तो मतलब जितना आपके पास सर्किट इंडक्टिव होगा, तो you will have the high number of turns and you will have the high induced voltage and you will have the high surge, and now this is due to the switching circuit। क्लियर है आपको? जी। और ये हाई वोल्टेज सर ऐड हो जाते हैं सिस्टम में, इसलिए वो फिर डेफिनेटली हाई वोल्टेज अगर इंड्यूस कर जाते हैं तो फिर वो हाई वोल्टेज जो है ना वो फ्लो यानी डिस्पेच करेंगे ना, कोई चीज यानी कोई पावर वगैरह डिस्पेच करेंगे और सिस्टम यानी डिस्टरबेंस क्रिएट। ठीक है सर, एक और चीज़ ये पूछनी थी कि ये डीसी स्टेप अप अगर करना हो, हमने इसको डीसी रेगुलेट करना हो, अगर 12 वोल्ट में ट्रैवल कर रहा हूँ और 50-100 फुट के बाद जाके वो 10-11 वोल्ट 8 वोल्ट रह जाते हैं, मैं उनको मेंटेन अगर करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए क्या तरीका यूज़ होता है? डीसी रेगुलेशन के लिए? जी सर, डीसी वोल्टेज अगर स्टेप अप करने हैं 8 से 12 करने हैं। मैं समझ, देखिए इसके लिए जो है ना अभी कुछ डिवाइसेस मेरे ख्याल से यानी को हैं इसके लिए कंपोनेंट, जिस तरह ट्रांसफार्मर है ना, तो उस डीसी के लिए भी हैं। मुझे इस वक्त जो है तो जहन में नहीं आ रहा, लेकिन देयर आर इक्विपमेंट जो डीसी को जो है ना स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकती है, लेकिन उसमें कुछ ड्यू टू अ नंबर ऑफ रीजन जो है ना वो इफेक्टिव नहीं है एज अ ट्रांसफार्मर आर इफेक्टिव। वो मैंने लेकिन देयर आर डिवाइस पढ़ा था वो बक बूस्ट कन्वर्टर के बारे में कोई जिसकी हाँ बिल्कुल सॉरी बिल्कुल जो बूस्ट है, बक स्टैंड्स फॉर द स्टेप डाउन एंड बूस्ट स्टैंड्स फॉर द स्टेप अप। लेकिन सर वो हाई रेटिंग में कोई नहीं नजर आता ना। अब घरों में आजकल अक्सर लोग डीसी सिस्टम प्रेफर कर रहे हैं, मैंने खुद भी यही यूज किया है। बिल्कुल यही तो मैं फैन वो यानी इतने इफेक्टिव नहीं है जितने आप इससे ज्यादा वोल्टेज जो है ना बूस्ट या स्टेप डाउन घर के कोने में पड़ी है ना, तो जो पिछले रूम थे ना लास्ट वाले रूम, उनमें फैन सही स्पीड से नहीं चलते। अच्छा। तो जो बक बूस्ट कन्वर्टर है वो बहुत कम रेटिंग में मिली एम्पेयर में है, और ये फैन की रेटिंग ज्यादा होती है, कम से कम ये तो 1-2-3 एम्पेयर ले रहा होता है। बिल्कुल ये बक बूस्ट आप ठीक है, बूस्ट जो है ना स्टैंड्स फॉर द स्टेप अप और बक जो है ना स्टैंड्स फॉर द स्टेप डाउन। लेकिन ये है कि वो इस तरह आप रेटिंग की बात करें इफेक्टिव नहीं है। जी सर, वो हाई रेटिंग उनकी पावर रेटिंग बहुत कम है। हाँ जो अवेलेबल है ना नेट पर उनके डायग्राम वगैरह का। तो कोई ऐसा डिवाइस हो ना जो जिसकी ज़्यादा रेटिंग कोई हो, ये मोटर या फैन कम से कम जिस पे चल सके। बस इस पे रिसर्च करनी पड़ेगी कि बंदा ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव है ना। ठीक हो गया। और सर एक क्वेश्चन है और कि जो स्टार कनेक्टेड सिस्टम है इसमें न्यूट्रल हमें मिल जाती है, तो घर के पास जब फेज आ जाता है आपके या किसी भी जगह पे, तो आप फेज एक ले लेते हैं और अगर अर्थ के साथ भी कनेक्ट करें तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, लोड चल जाता है सिंगल फेज का। तो वो पूरा सर्किट कंप्लीट किस तरह हो रहा होता है? मतलब कि फेज तो हमें मिल गया, तो अर्थ अगर हम जमीन से लेते हैं तो सर्किट तो पाथ किस तरह कंप्लीट होता है पूरा ट्रांसफार्मर? वो देखें थ्रू अर्थ ही जो है ना फिर सर्किट कंप्लीट होता है ना, यानी कि वो जमीन से ट्रांसफार्मर तक फ्लो करेगा सारा। ये वही जमीन से। देखें मैं आपको इधर डायग्राम में बताता हूँ। देखें अगर सपोज ये आपके पास वाई कनेक्शन है, इससे सपोज आप एक 3 फेज लेते हैं, ये फेज बी, ये फेज ए और ये फेज सी, और ये जो है ना ये न्यूट्रल है। ठीक, तो अगर इस न्यूट्रल को आप इधर ग्राउंड कर दें यानी अर्थ कर दें, और फिर आप एक कनेक्शन जो है ना इस फेज ए से लें, और इसी तरह जो न्यूट्रल जो डिवाइस है जो लोड है इसके क्रॉस जो है तो नष्ट करके
जो सेकंड इसका टर्मिनल है वो आप अर्थ कर लें। तो जो न्यूट्रल है ना, तो नाउ दिस विल बी द पाथ, क्योंकि ये दोनों जो है ना ये सेम पोटेंशियल में होंगे, तो इसलिए जो है ना इस तरह इसमें करिए करेंगे। तो ये अर्थ जो है ना ये बेसिकली करेगा न्यूट्रल जो है। इस तरह भी सर वो कुछ लोग चला लेते हैं ना बिजली एक फेज लेके सिर्फ, तो उस तरह मीटर नहीं चलते, वो कुंडा शंडा जो लगा लेते हैं। अच्छा, बस टेक्निक्स तो काफी सारे होंगे तो सर ये अगर ट्रांसफार्मर से बहुत दूर भी है ना घर अगर बंदे का, तो ये काम चलता है इस तरह, तो ये इतना दूर जमीन में से फ्लो होके जाता है सारा पाथ। हाँ ना, जमीन तो देखें जीरो पोटेंशियल पे, ये तो बेहतरीन चीज है। ये जो हम कहते हैं ना कि आप फॉल्ट करंट्स को आप ग्राउंड कर दे, आप लाइटनिंग को आप ग्राउंड करें, तो क्यों ग्राउंड कर, ये तो अगर सर ट्रांसफार्मर अर्थ नहीं है उधर उस जगह पे, सबस्टेशन वाली जगह पे, तो ये फिर नहीं चलेगा लोड। अगर इसका ये हम इधर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल जो है ना, आप ग्राउंड नहीं करते, ना आप ग्राउंड करते ना आप इससे वायर लेते हैं, तो फिर तो फेज आ रहा है, लेकिन आप रिटर्न पाथ किधर से दे रहे हैं, वो रिटर्न नहीं होगा सर्किट। लेकिन फिर ये सर्किट इस तरह हो गए, ये एक लाइन आ रही है सप्लाई से, ये लोड है और ये सप्लाई है, तो ये एक लाइन आ रही है, लेकिन इसका जो रिटर्न पाथ है ना ये है नहीं, तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, फिर तो फोन नहीं। तो उसको अगर हम फिर अर्थ से कनेक्ट करते भी रहें तो वो फिर लोड चलेगा नहीं। इन दोनों को अगर आप अर्थ कर दें तो फिर लोड चलेगा, क्योंकि जो रिटर्न पाथ है वो बेसिकली अर्थ प्रोवाइड कर रहे हैं न्यूट्रल पाथ। सर मैं कह रहा हूँ अगर ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल उधर से अर्थ ना हो, अगर इस नहीं फिर नहीं फिर नहीं चलेगा लोड। ठीक है। और सर ये पीएफआई की करेक्शन हमारे इस कोर्स में शामिल है या नहीं है, पावर फैक्टर के इम्प्रूवमेंट की कोई टेक्निक्स? डेफिनेटली आप उस पर पढ़ा है। अच्छा ठीक, उसकी कैलकुलेशन वगैरह सर है न्यूमेरिकल इसमें? हाँ ना, बुक में ना, आपने पढ़ा नहीं? नहीं सर मैंने नहीं देखा। ठीक, और कोई क्वेश्चन आपका? बस सर यही था, वो मैंने लेक्चर देखा नहीं है शायद, उसमें मैं देख लूँगा। उसमें बस फिर पूछना यही था कि इधर अगर वो एक तरीका होता है ना जिसमें वो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर वगैरह यूज़ करते हैं जो, तो उसकी कैलकुलेशन मैंने पूछनी थी कि अगर उसकी रेटिंग किस तरह फाइंड की जाएगी। अगर हमें 400 kVAR की रिएक्टिव पावर चाहिए, तो उसके लिए हम अगर वो मोटर यूज़ करना चाहें इम्प्रूवमेंट के लिए, तो उसका कितना साइज होना चाहिए? ये मोटर की किस चीज़ की बात कर रहे हैं? तो जो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए मोटर यूज़ करने वाला तरीका होता है ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर जो यूज़ होती है। अच्छा। तो उसकी रेटिंग अगर फाइंड आउट करनी हो 400 kVAR रिएक्टिव पावर के लिए, तो उसकी कैलकुलेशन किस तरह होंगी? एक तो इजी मेथड ना कैपेसिटर हम यूज़ कर लें 400 kVAR की, तो अगर मोटर वाला मेथड यूज़ करना हो तो उसमें तो फिर उसकी मोटर की स्पेसिफिकेशन देनी है। जी सर, वो मोटर की रेटिंग किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? कितनी रेटिंग की मोटर कनेक्ट करें तो हमें 400 kVAR रिएक्टिव पावर मिल जाएगी? ये तो फिलहाल मेरे ध्यान में तो नहीं आ रहा इस तरह। ये मेथड एक होता है ना मोटर यूज करने वाला, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर जो कनेक्ट करती है, आपने पढ़ा होगा ना इसके बारे में? जी सर, वो मैंने सर्च की थी अपने तौर पे ही ना कि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के मेथड तो दो उन्होंने बताए थे, एक कैपेसिटर का और एक मोटर का। तो इसलिए मैंने सोचा था कि इस वक्त जो आपका लेवल है ना, तो मेरे ख्याल से आप कैपेसिटी पे फोकस करें तो बेहतर होगा। लेकिन ये है कि फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन बेटर है कि आप मोटर भी जो है स्टडी करें। लेकिन ये आप जिस तरह आप हायर सब्जेक्ट्स में जाएंगे ना इंशाल्लाह, तो फिर आप इसको इन डिटेल जो है आप पढ़ेंगे। क्योंकि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट पावर सिस्टम का आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो बहुत मेन टॉपिक है, क्योंकि पावर फैक्टर जो है ना आपके पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी को जो है ना वो कंट्रोल करता है। पावर फैक्टर कम हो या ठीक ना हो तो आपका पूरा सिस्टम जो है तो इफेक्टिव नहीं होगा। यानी इस तरह होते हैं कि जो नॉर्मली जो सप्लायर जो होते हैं प्रोवाइड जो होते हैं पावर, तो अगर किसी लोड का जो है ना पावर फैक्टर ठीक ना हो तो वो उनको इवन एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं फिर उसके लिए, क्योंकि लॉसेस जो है तो उनको अलग फिर बेयर करनी पड़ती है। ये है कि पावर फैक्टर जो है ना ये बहुत ही मेन पावर सिस्टम का।
चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है सर। और फिर जो असाइनमेंट है वो मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा, तो फिर आप काइंडली टीम्स पे जो है ना वो देखते रहिए। और फिर क्विज जो है तो इंशाल्लाह कंडक्ट करा दूँगा। चलिए ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।